बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बेटा क्या हाल चाल है आपका। आज हम गॉसेस लॉ की सेकंड एप्लीकेशन लेकर हाज़िर हुए हैं। बेटा गॉसेस लॉ की जो सेकंड एप्लीकेशन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। एक एक चीज़ आपको सारी समझाएंगे, आपने मेन पॉइंट अंडरलाइन भी कर लेने हैं, ठीक है। ये लॉन्ग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसमें एक एक थोड़े से कॉन्सेप्ट्स भी हैं समझने वाले, तो वो भी आप लोगों ने अच्छे तरीके से नोट डाउन कर लेने हैं। तो बेटा गॉसेस लॉ की सेकंड एप्लीकेशन हम शुरू करने जा रहे हैं। तो जी हाँ जी, मेरा नाम मुबशिर अहमद और आप सब लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मुबशिर अहमद। गॉसेस लॉ सेकंड एप्लीकेशन इलेक्ट्रोस्टैटिक लेक्चर नंबर 13 शुरू करने जा रहे हैं बच्चे। हेडिंग मैंने लगा दी है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज। बेटा सबसे पहले तो इसका मतलब समझें आप। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी मतलब E इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। मैंने आपको पहले भी बताया, जिस तरह हमने पिछली एप्लीकेशन से पढ़ी भी है, कि हमारा टोटली जो गॉसेस लॉ पढ़ने का मकसद है वो टोटली मकसद यही है कि हमने E की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। पहली एप्लीकेशन, दूसरी और तीसरी एप्लीकेशन, तीनों एप्लीकेशनों में करनी हमने E की वैल्यू फाइंड आउट है। ड्यू टू किसकी वजह से, इन्फिनिट कह लें या इनफाइनाइट कह लें, इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज। अब शीट ऑफ चार्ज का मकसद तो समझ आता है। चार्ज कहते हैं पॉजिटिव चार्ज। बेटा ज़रा याद रखिएगा, जहाँ पे मेंशन है ना किया हो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, आपको पता है ना। मिसाल के तौर पर ये मैंने 4 लिखा है, अब ये प्लस का है या माइनस का है, ये प्लस का है, क्योंकि प्लस के साथ प्लस लिखना ज़रूरी नहीं है, लेकिन माइनस के साथ माइनस लिखना ज़रूरी है। तो बिल्कुल उसी तरह जिस तरह बुक वाले ने कहा ना शीट ऑफ चार्ज, तो इधर शीट ऑफ चार्ज का मतलब है पॉजिटिव शीट ऑफ चार्ज है। बच्चे कंफ्यूज इस लफ्ज़ पे होते हैं कि इनफाइनाइट का मतलब क्या है। बेटा इनफाइनाइट का मतलब तो लामहदूद है, ऐसी चीज़ जो ख़त्म ही ना हो, इनफाइनाइट लामहदूद। अब देखें ज़रा इसको, ज़रा थोड़ा सा तवज्जो से समझिएगा, इसको मैं थोड़ा सा आपको समझाऊंगा। देखें इस पूरी हेडिंग में ना ये लफ्ज़ बच्चों को तंग करता है, इनफाइनाइट। इनफाइनाइट का मतलब तो हो गया लामहदूद। पहली बात तो ये है कि आप किसी पेज के ऊपर या बोर्ड के ऊपर इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज तो ले ही नहीं सकते। बात समझ रहे हैं, इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज नहीं आप ले सकते। फिर आप क्या करेंगे, उस इनफाइनाइट का फाइनाइट हिस्सा आप सपोज करेंगे। मिसाल के तौर पर ज़रा डायग्राम बना देते हैं जी, ज़रा इस चीज़ को समझिएगा बच्चे। ये आपके पास एक शीट ऑफ चार्ज है, ये शीट ऑफ चार्ज है। इस पूरी शीट के ऊपर कौन सा चार्ज हम यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। ये शीट ऑफ चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दी है। अच्छा ठीक है, इसका मतलब है कि ये शीट ना इनफाइनाइट तक फैली हुई है। आप ज़रा इस बात को ज़रा गौर से देखिएगा, इनफाइनाइट तक, लेकिन हमने उस इनफाइनाइट का फाइनाइट हिस्सा लिया है। देखना अब इनफाइनाइट का मतलब तो बहुत बड़ी है, बोर्ड से भी बड़ी होगी, लेकिन हम इतनी बड़ी शीट ले नहीं सकते, इस वजह से उसका छोटा सा पोर्शन मैंने सपोज कर लिया है। अच्छा बच्चे एक और कॉन्सेप्ट भी है इसका, जो इनफाइनाइट टर्म है ना ये रिलेटिव टर्म है। मिसाल के तौर पर अगर एक छोटी सी कीड़ी हो या छोटी सी चूंटी वगैरह हम कह लें, ये इधर बोर्ड पे है। अब छोटी सी अगर चूंटी अगर बोर्ड पे होगी तो उसको तो पूरा बोर्ड ही नजर आएगा ना, उसके लिए बोर्ड इनफाइनाइट है। लेकिन अगर मैं देखूं तो मेरे लिए बोर्ड छोटा है। तो बात करते हैं रिलेटिव टर्म की। मकसद कहने का यह है कि आपने फाइंड आउट क्या करना है, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। तो हम शीट से, इस शीट से आप ज़रा गौर करें कि R डिस्टेंस, थोड़ा सा ये R डिस्टेंस के ऊपर, यानी कि शीट यहाँ से लेके यहाँ तक का फासला क्या होगा, R डिस्टेंस को मैं R का नाम दे लेता हूँ। दिस इज पॉइंट P। ये वो पॉइंट है जहां पर मैंने इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है, E की वैल्यू। अब ये शीट जो पड़ी है ना, ये बेटा ऐसे पड़ी हुई है, इसको मैं आपको बता दूं, मैं अभी आपको दिखाऊंगा भी। तो ये शीट ऐसे पड़ी हुई है, ये ऐसे नहीं पड़ी हुई, ठीक है। शीट से R डिस्टेंस के ऊपर एक पॉइंट P है जहां पर आपने इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले हमने पढ़ा था कि जहां पर भी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है वहाँ पर हमें गॉसियन सरफेस चाहिए। लेकिन उससे भी पहले मैंने बताया कि इनफाइनाइट शीट हम ले नहीं सकते,
उस इनफाइनाइट का फाइनाइट हिस्सा हमने सपोज किया है। बात समझ रहे हैं? तो ये अब मैंने कहा था ये एक रिलेटिव टर्म है। इनफाइनाइट रिलेटिव टर्म से मुराद ये है कि जो आपने शीट से किसी पॉइंट के ऊपर फाइंड आउट करनी है ना, ये जो डिस्टेंस आर है ना, दिस आर शुड बी लेस देन डायमेंशन ऑफ शीट, डायमेंशन ऑफ शीट। अब ये मैं इनफाइनाइट का मतलब समझा रहा हूँ जरा इसको जरा। आर का मतलब क्या है? डिस्टेंस। शीट से लेके पॉइंट पी तक का फासला ये कम होना चाहिए, डायमेंशन ऑफ शीट ज़्यादा होनी चाहिए। डायमेंशन क्या है? शीट की लंबाई और चौड़ाई। डायमेंशन क्या है? शीट की लंबाई और चौड़ाई। यानी कि शीट की लंबाई है 5 मीटर, चौड़ाई है 3 मीटर, 5 ज़रा 3 15, तो ये इसकी आ गई डायमेंशन। लेकिन शीट 15 मीटर की इसकी डायमेंशन बहुत बड़ी, लेकिन शीट के यहाँ से लेके इस पॉइंट पी का फासला मैं कह देता हूँ 5 मीटर है, तो फिर 5 मीटर कम है, डायमेंशन इसकी ज़्यादा है। तो इसी वजह से अगर जिस जगह पर आपने इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है वो डिस्टेंस कम है, यानी कि 2 मीटर है 3 मीटर है, वो कम है किससे? इस शीट की डायमेंशन से या शीट के एरिया से मैं कह सकता हूँ। अगर ये कम है तो फिर इसको इनफाइनाइट हम कहते हैं। तो मैंने थोड़ा सा ना इनफाइनाइट के ऊपर थोड़ा सा काफ़ी बातें बता दी हैं, तो ये आपने लिख लेना है। अगर डिस्टेंस कम हो शीट के एरिया से या इसकी डायमेंशन से, तो उस शीट को इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज कहते हैं। व्हाट इज आर? डिस्टेंस। कहाँ से कहाँ तक? शीट से लेके पॉइंट पी तक। व्हाट इज पॉइंट पी? जिस जगह पर आपने इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है। तो ये इनफाइनाइट के ऊपर हमने काफ़ी बहस कर ली है, अब आगे चलते हैं। तो इनफाइनाइट का आई होप कि आपको मकसद समझ आ गया होगा। बेटा आप उम्मीद करता हूं मैं कि आप पीछे वाली वीडियोस देखकर आए होंगे जिसमें मैंने आपको गॉसियन सरफेस मैंने आपको बताया था वो हमेशा 3D होती है। तो गॉसियन सरफेस जो 3D है, ये जो हमारे पास शीट ऑफ चार्ज है, पॉजिटिव शीट ऑफ चार्ज, हम इस पॉइंट पर आपने इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है। अब देखें ना, इस पॉजिटिव चार्ज शीट से ये जिस जगह पर आपने फाइंड आउट करनी है ना, वो जो सिलेंडर आपने लेना है, जो 3D की शेप में आपने सिलेंडर लेना है, वो इसके अंदर आता हो। यानी कि ये लाजमी बात है, ये जो पॉइंट P है ना, ये जो हमने सपोज किया था, पॉइंट P जो हमने सपोज किया है, दिस इज पॉइंट P। अब ये जो पॉइंट P है जहां पर E की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, यानी कि मैं इधर लिख देता हूं E इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। जहां पर आपने इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, वो पॉइंट P उस गॉसियन सरफेस के अंदर लाजमी आता हो, ये बात शर्त है। अब गॉसियन सरफेस हमने किस शेप की ली? देखे ना, इस पॉइंट को हमने क्लोज करना था, तो ये मैंने इस तरह की शेप बना दी। अब बच्चे कहते सर हमें कैसे पता चलता है कि हम गॉसियन सरफेस स्फीयर की शक्ल में लें, सिलेंडर की शक्ल में लें, क्यूब की शक्ल में लें? बच्चे ये डिपेंड करता है कि आपकी सिमेट्री कैसी बन रही है। अब ज़रा गौर करें ना, आप शीट से डिस्टेंस आर आप इधर गए हैं ना, तो शीट से डिस्टेंस आर आपने इधर भी जाना है, लेफ्ट साइड पे, ये आर आगे। बात समझ रहे हैं? अगर इस तरह की शेप इधर बनाई है तो इस तरह की शेप इधर भी बनाएंगे आप, बिल्कुल एज इट इज। ठीक है, इसको हम कहते हैं सिमेट्रिक, कि गॉसियन सरफेस जो है वो सिमेट्रिक होनी चाहिए। ठीक है, अगर आप शीट से आर डिस्टेंस राइट पे गए हैं तो आर डिस्टेंस ही लेफ्ट पे आए हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास कौन सी शेप बन गई? एक सिलेंडर ना बन गया। तो यही वजह है बच्चे, हम साथ साथ इसका थ्योरी भी शुरू करते जाते हैं। तो स्टेप नंबर 1 हम शुरू करते हैं जी। स्टेप नंबर 1 बच्चे, स्टेप नंबर 1 क्या है जी? गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस इन द फॉर्म ऑफ, हमने गॉसियन सरफेस ले ली किसकी शक्ल में? इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर की शक्ल में। जैसा कि मैं आपको पिछले लेक्चर में बता चुका हूं कि ये बात ज़रूरी है कि गॉसियन सरफेस 3D होनी चाहिए। ठीक है, गॉसियन सरफेस 3D होनी चाहिए। गॉसियन सरफेस 3D के साथ साथ सिमेट्रिक भी होनी चाहिए। सिमेट्रिक ये ज़रूरी है। सिमेट्रिक कहते हैं कि जिस तरह इस पॉइंट से राइट पे है उसी तरह लेफ्ट पे है, यानी कि जितना राइट पे है उतना ही लेफ्ट पे है।
3D जो सरफेस होती है ना वो बेटा हमेशा क्लोज सरफेस होती है, इसका मैं आपको कॉन्सेप्ट दे भी चुका हूँ। 2D सरफेस को ओपन सरफेस कहते हैं और 3D सरफेस को क्लोज सरफेस कहते हैं। तो ये जो सिलेंडर है वो 3D शेप का है, ये हमें नज़र आ रहा है, मैं अभी दिखाता भी हूँ आपको। और ये सिमेट्री का मतलब है कि जितना राइट पे इसका पोर्शन है उतना ही लेफ्ट पे है। तो गॉसियन सरफेस किस शेप में ले ली हमने, सिलेंडर की शेप में। और वो सिलेंडर क्या है, एक 3D सरफेस है। 3D सरफेस क्लोज सरफेस होती है और जो 2D होती है वो ओपन। लेकिन गॉसियन सरफेस की कंडीशन है कि आपने लेनी जो गॉसियन सरफेस है वो 3D ही लेनी है और वो सिमेट्रिक होनी चाहिए। ये बात आप लिख लें, सही है। तो पॉइंट नंबर 1 समझ आ गया। मैंने एक लेक्चर ना इस पर एक छोटा सा लेक्चर अलग भी बनाया हुआ है बच्चे, आप वो ज़रूर सुन लें, कि जिसमें मैंने आपको बताया गॉसियन सरफेस का, और वो 4 स्टेप मैंने आपको बताए थे कि जो गॉसियस लॉ को अप्लाई करने में हेल्प करते हैं। तो बच्चे ज़रा इसका थोड़ा सा व्यू हम देख लेते हैं। ये ज़रा देखें जी, ये आपके सामने क्या नज़र आ रही है, पॉजिटिव शीट ऑफ चार्ज। गौर कर रहे हैं आप, पॉजिटिव शीट ऑफ चार्ज है। अब ये शीट बच्चे ऐसे पड़ी हुई है, इसका ज़रा व्यू देख लें, ये शीट ऐसे पड़ी है, ठीक है। कुछ बच्चे ना इसको ऐसे समझ लेते हैं, ऐसा नहीं, शीट ऐसे है और इसमें से जो सिलेंडर पास कर रहा है, ज़रा देखिएगा, ये सिलेंडर ऐसे पास कर रहा है। ये इसका व्यू मैं आपको बना के दिखा रहा हूँ, तो ज़रा आप गौर से देखें, ये आप व्यू देख रहे हैं। और हमें पता है पॉजिटिव चार्ज से जो लाइनें होती हैं ना वो आउटवर्ड होती हैं, यानी कि राइट पे भी निकलती हैं, लेफ्ट पे भी, अप डाउन। ये बात आप याद रखिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में ये बात मैं आपको समझा चुका हूँ। पॉजिटिव चार्ज से जो लाइनें निकलती हैं वो 3D पैटर्न में निकलती हैं, लेकिन हमें बोर्ड पे तो 2D नज़र आ रही है ना। तो बच्चे ये आपकी बुक में एक पैटर्न शो किया गया, पॉजिटिव शीट ऑफ चार्ज। और अब देखें ज़रा, इसका मतलब क्या है, ये पॉजिटिव शीट ऑफ चार्ज आ गई, इस शीट से R डिस्टेंस दूर, इस शीट से R डिस्टेंस दूर, यानी कि ये इतना फासला है, ये R डिस्टेंस है। इस पॉइंट P, ये जो सिलेंडर की सरफेस है ना, इस पॉइंट P के ऊपर हमने, इस पॉइंट P के ऊपर हमने, यानी कि जो आपको नज़र आ रहा है ना, ठीक है, इस पॉइंट P के ऊपर आपने इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है, इस पॉइंट के ऊपर। अब शीट से लेके इस पॉइंट तक का फासला क्या कहलाएगा, R डिस्टेंस। तो ठीक है, आई होप कि आप इसका व्यू समझ गए होंगे, ठीक है। ये कैसी है, तो ठीक हो गया जी, थोड़ा सा व्यू दिखाना था, ये मैंने आपको दिखा दिया है। आई होप कि आप इससे समझ गए होंगे। स्टेप नंबर 1 समझ आ गया, ये भी समझ आ गया कि शीट एक्चुअली में ऐसे पड़ी हुई है, ठीक है बच्चे, और ये इन्फिनाइट तक फैली हुई है, ये बात आपको बता भी दी है मैंने, ठीक हो गया बच्चे। स्टेप नंबर 2 देखें जी, स्टेप नंबर 2 क्या था बेटा, चार्ज इनक्लोज हमने फाइंड आउट करना है। स्टेप नंबर 2 क्या था जी, चार्ज इनक्लोज हमने फाइंड आउट करना है, चार्ज इनक्लोज। अब उसके लिए बुक वाला किसका फार्मूला लगा रहा है जी, सरफेस चार्ज डेंसिटी का। दिस इज कॉल्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी इज इक्वल टू, सरफेस चार्ज डेंसिटी इज इक्वल टू चार्ज ओवर एरिया। सरफेस चार्ज डेंसिटी इज इक्वल टू चार्ज ओवर एरिया। अब जरा इसका फार्मूला नोट कर लें। चार्ज डेंसिटी से मुराद है, अब जरा देखें, इस बात का मतलब यह है कि इस सिलेंडर के अंदर जो इसका पोर्शन आ रहा है ना चार्ज का, ठीक है ना, इधर भी पॉजिटिव चार्ज है ना, पूरी शीट के ऊपर ही फैले हुए हैं। ये जो सिलेंडर के अंदर पोर्शन आ रहा है, ठीक है, ये जो ये चार्ज हम लेंगे, देखें ना। अब हमें नहीं पता कि पूरी शीट पे कितना चार्ज है, वो तो इन्फिनाइट पे फैली हुई है। अब हम बता नहीं सकते कि शीट पे 2 कूलम का चार्ज है, 4 है, 5 है, 6 है। तो इसी वजह से चार्ज फाइंड आउट करने के लिए हम चार्ज डेंसिटी का फार्मूला लगाते हैं। चार्ज डेंसिटी क्या होती है जी, चार्ज ओवर एरिया। बच्चे याद रखिएगा, चार्ज डेंसिटी को सिग्मा से जाहिर करते हैं, दिस इज कॉल्ड सिग्मा। अच्छा बच्चे ना कुछ मैथ में ये वाला भी साइन पढ़ते हैं, ये रफ अमल पे मैं नोट करा रहा हूँ, ये सिग्मा और ये भी सिग्मा। जिस तरह बड़ी ABC और छोटी ABC ना, दिस इज कॉल्ड कैपिटल सिग्मा, दिस इज कॉल्ड कैपिटल सिग्मा। ये मैथ में अक्सर यूज करते हैं, दिस इज कॉल्ड स्मॉल सिग्मा। तो ये थोड़ी सी मालूमात के लिए आप लिख लें। कुछ बच्चे कहते हैं सर सिग्मा का साइन तो ये वाला होता है,
तो ये हम ज़्यादातर मैथ में यूज़ करते हैं। जिस तरह बड़ी ABC है, छोटी ABC, बड़े ए को हम ऐसे लिख देते हैं, छोटे ए को ऐसे लिख देते हैं। तो लाइक उसी तरह सिग्मा, ये साइन का नाम भी सिग्मा ही है, ठीक है। तो ये बात आपको समझ आई। नेक्स्ट जी, चार्ज, स्टेप नंबर 2 क्या था, हमने चार्ज फाइंड आउट करना है। तो बेटा ज़रा गौर करें, सरफेस चार्ज डेंसिटी को मैंने किससे शो किया, सिग्मा से। सिग्मा इज इक्वल टू चार्ज को क्यू से ओवर एरिया। क्यू के साथ हम क्या लिखेंगे, इनक्लोज्ड, ये बात लिखना ज़रूरी है, क्यू इनक्लोज्ड। अब इधर से बाज़ औक़ात ना सरफेस चार्ज डेंसिटी का यूनिट भी आ जाता है, बच्चे ज़रा गौर करें। मैं इधर साइड पे नोट करवाता हूँ, सिग्मा इज इक्वल टू, अगर इसका यूनिट पूछ लेता है पेपर में, चार्ज का यूनिट क्या होता है, कूलम, एरिया का मीटर स्क्वायर, लंबाई ज़रब चौड़ाई, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी का फिर क्या होगा, कूलम पर स्क्वायर मीटर, या कुछ बच्चे इसको पर मीटर स्क्वायर पढ़ते हैं। बहरहाल cm⁻²। ये बेटा एक मरतबा पेपर में MCQ आया था, तो आप लोग इसको नोट कर लें, मैंने इधर साथ ही बता दिए कि व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो सिग्मा का यूनिट बताएं जी, कूलम पर स्क्वायर मीटर। देखना, चार्ज ओवर एरिया, चार्ज का यूनिट कूलम, एरिया का लंबाई ज़रब चौड़ाई मीटर स्क्वायर, तो मीटर स्क्वायर ऊपर जाके -2 हो जाएगा। तो ये साथ में MCQ भी आप साइड पे नोट कर लीजिएगा। अच्छा जी, अब इधर से चार्ज निकाल लें। चार्ज क्या आएगा जी, क्यू इनक्लोज्ड क्या आ जाएगा बेटा, ए डिवाइडर उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, सिग्मा ए। तो ये हमारे पास चार्ज भी आ गए, आप ज़रा नोट कर लें। फिर ये 2 स्टेप हमने नोट कर लिए, फिर हम स्टेप नंबर 3 और 4 पढ़ते हैं। तो ये आपने याद रखना है कि चार्ज कितना आया है, Q इज इक्वल टू सिग्मा ए, ठीक है बेटा, Q इज इक्वल टू सिग्मा ए। स्टेप नंबर 1 क्या है जी, गॉसियन सरफेस, किसकी शेप में, सिलेंडर की शेप में, ओके हो गया। स्टेप नंबर 2, चार्ज इनक्लोज निकालें। ये जो एरिया ए है, ये इस फ्लैट सरफेस का एरिया है। ये जो एरिया है ना, जिस पॉइंट पे हमने इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है, ये फ्लैट सरफेस का एरिया है, इस पॉइंट का, ठीक है। तो बेटा आप लोग ना पॉज करके इतना नोट कर लें, फिर मैं स्टेप नंबर 3 शुरू कर रहा हूँ, ओके। अब आगे ये चार्ज इनक्लोज यूज होगा, Q इज इक्वल टू सिग्मा है। पॉज कर लें, नोट कर लें इसको। स्टेप नंबर 3 शुरू करते हैं जी। हाँ जी, स्टेप नंबर 3 हमने क्या पढ़ा था बेटा, बताएं जी। स्टेप नंबर 3 है जी, फ्लक्स बाय फार्मूला। वो स्टेप्स आपको याद हो ना, तो बहुत इजीली आपको गॉसिस लॉ की एप्लीकेशन समझ आ जाती है। मैं आपको मशवरा यही दूंगा कि आप वो ज़रूर 10-12 मिनट की वीडियो है, वो 4 स्टेप कौन कौन से हैं, क्योंकि अगर वो आपको 4 स्टेप आते हैं ना बच्चे, तो वो तीनों एप्लीकेशन में वही इस्तेमाल हो रहे हैं। तो स्टेप नंबर 3 हम लगा रहे हैं जी, फ्लक्स बाय फार्मूला। बच्चे आप देखें जी, इस ये जो शीट है, अब ये जो गॉसियन सरफेस हमने ली सिलेंडर की फॉर्म में, इसकी कितनी सरफेसेस हैं, 3 है ना, कितनी सरफेसेस हैं, 3। तो ज़रा नोट करें, मैं आपको दोबारा भी दिखाता हूँ, यही जो शीट मैंने आपको दिखाई थी, कि इस ये जो राइट एंड पे सरफेस है, इसका जो वेक्टर एरिया वो इस सरफेस के परपेंडिकुलर होना चाहिए, यानी कि इधर। और वैसे भी मैंने आपको बताया था, जो 3D सरफेस होती है उसका एरिया आउटवर्ड होता है। 3D सरफेस का एरिया किधर को होगा, आउटवर्ड, इधर को। इस लेफ्ट साइड का एरिया भी किधर को होगा, आउटवर्ड, ठीक है। और ये जो हमारी कर्व्ड सरफेस है, इसका एरिया भी किधर को होगा, आउटवर्ड। बेटा याद रखिएगा, 2D सरफेस का जो एरिया होता है ना, वो आप आउटवर्ड भी ले सकते हैं और इनवर्ड भी। जो गॉसियन सरफेस होती है ना, वो हमेशा 3D होती है, और 3D सरफेस का एरिया हमेशा आउटवर्ड ही दिया जाता है, इनवर्ड हम नहीं ले सकते। तो ये जो हमारी गुलाई में सरफेस है ना, ये वाली, यानी कि जो इस तरह हमने दिखाई हुई है आपको, यानी कि ये जो है, अब ये देखें, ये आप समझ लें, ये सिलेंडर का राइट फेस है, तो ये इसके यूँ परपेंडिकुलर होना चाहिए राइट फेस के। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉजिटिव चार्ज से किधर को होगी, आउटवर्ड या इनवर्ड, आउटवर्ड। तो E की वैल्यू ये आ गई, इधर भी E की वैल्यू कितनी होगी, आउटवर्ड, दिस इज E। और इधर भी पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइंस कैसे होंगी, आउटवर्ड, E। बेटा ये देख लें, अब जरा राइट पे देखें, E और A के दरमियान एंगल कितने हैं, E और A के दरमियान एंगल कितना है, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। और लेफ्ट पे देखें जी, दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री।
और इधर देखें जो कर्व्ड सरफेस है ई और ए के दरमियान एंगल कितने हैं 90 डिग्री। तो बेटा आपने ना जो आपकी बुक में डायग्राम बनी है तो वहां पर आपने ये ज़रूर मेंशन कर लेना है। राइट पे भी एंगल 0 डिग्री बन रहा है क्योंकि हमने फ्लक्स का फार्मूला क्या पढ़ा था, फाई इज इक्वल टू ई डॉट ए। तो ई और ए जो वेक्टर एरिया ना इसका, ये वेक्टर एरिया है, तो ई और ए दोनों की डायरेक्शन सेम है। राइट पे भी एंगल 0, लेफ्ट पे भी एंगल 0 और कर्व्ड सरफेस पे भी एंगल 0। ज़रा कैसे मैं आपको दिखा भी देता हूँ, ज़रा इधर गौर करें जी बेटा, ज़रा इधर गौर कर लें। ये ऐसे थी ना हमारे पास। अब ज़रा देखें इस ये जो राइट सरफेस है इसका एरिया आउटवर्ड है ना, ये जो राइट एंड है आउटवर्ड एरिया है। पॉजिटिव की वजह से लाइनें भी आउटवर्ड हैं, पॉजिटिव की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड भी आउटवर्ड, इसका एरिया भी आउटवर्ड। जब दोनों की डायरेक्शन सेम हो जाएगी तो जब पैरेलल हो ना तो एंगल 0 डिग्री लेते हैं। तो लेफ्ट राइट और लेफ्ट भी देख लें। इस ये जो लेफ्ट हैंड फ्लैट सरफेस है इसका भी एरिया आउटवर्ड। और बच्चे कहते हैं सर पॉजिटिव चार्ज तो इधर है। बेटा मैंने आपको कहा था पॉजिटिव चार्ज से लाइनें राइट पे भी निकलेंगी और लेफ्ट पे भी निकलेंगी। अभी इधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आउटवर्ड है तो दोनों की डायरेक्शन सेम हो जाएगी, तो थीटा 0। अब ये जो कर्व्ड सरफेस है ना, ये जो गुलाई में आपको नजर आ रही है, इस कर्व्ड सरफेस का एरिया आउटवर्ड आउटवर्ड, जिस भी डायरेक्शन में आप ले लें आउटवर्ड आउटवर्ड। अब ये जो कर्व्ड सरफेस है इसका एरिया आउटवर्ड है यूं, ठीक है। अब इसमें से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो कैसे निकलेंगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे निकलेंगी, आउटवर्ड ना। अब जरा आप गौर करें, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं ये आउटवर्ड निकल रही हैं यूं करके, यानी कि ये कर्व सरफेस है। थोड़ी सी मुश्किल हो रही है पेजेस को कंट्रोल करने में, तो आप लोग ज़रा समझ लेंगे। ये जो कर्व्ड सरफेस है, क्योंकि 3D का एरिया आप लेते ही आउटवर्ड है, मैं इसका बता रहा हूँ। ये जो कर्व्ड सरफेस है, यहाँ ले लें, यहाँ ले लें, यहाँ ले लें और यहाँ ले लें, ये जो कर्व्ड सरफेस इसका एरिया आउटवर्ड। और पॉजिटिव की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, पॉजिटिव की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इधर को। अब देखें एंगल कितना बन गया है, ये जो मेरी फिंगर है ये ई को शो कर रही है और ये जो पॉइंटर आपको नजर आ रहा है ये ए को शो कर रहा है। ई और ए के दरमियान एंगल कितना बन गया 90 डिग्री। तो यही मैं आपको बता रहा हूँ कि राइट पे भी एंगल 0, लेफ्ट पे भी एंगल 0 और कर्व्ड सरफेस पे एंगल कितना है 90 डिग्री। ये आपने अपनी बुक पे लाजमी लिख लेना है, ठीक हो गया बच्चे। क्योंकि पॉजिटिव चार्ज से लाइनें राइट पे भी निकलेंगी, लेफ्ट पे भी निकलेंगी, ठीक है। तो ये दोनों बातें होगी जी। अब इसकी कैलकुलेशन करते हैं। ये आपने लिख लिया ना डायग्राम में, पॉज कर लें और डायग्राम में लिख लें, ठीक है। तो हम लिख लेते हैं जी, राइट एंड फ्लक्स थ्रो राइट एंड, जो सिलेंडर का राइट एंड है। तो बच्चे इलेक्ट्रिक फ्लक्स को फाई से, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को फाई ई से। जो राइट फेस है ना उसको मैं फर्स्ट फ्लक्स का नाम दे देता हूँ ई डॉट ए, ठीक है। डॉट प्रोडक्ट खत्म किया तो ई ए कॉस थीटा। और ये फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स वाले टॉपिक में आपको बता चुका हूँ, ये जो एंगल थीटा ये ई और ए के दरमियान है। तो ई ए कॉस, राइट पे एंगल कितना है जी कॉस 0 डिग्री और कॉस 0 बच्चे क्या होगा, कॉस 0 1 है। तो क्या आ जाएगा ई ए। तो जी बच्चे हम क्या पढ़ रहे थे, cos 0 1 है, तो ई ए क्या आ जाएगा। अब राइट हैंड का फ्लक्स क्या आ जाएगा आपके पास, फ्लक्स को फाई से, इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई ई 1, तो राइट हैंड का फ्लक्स हमारे पास क्या आ गया ई ए, ठीक है। अब ये डायग्राम मैं मिटा रहा हूँ बच्चे, आपने पॉज करके नोट कर लेनी है। राइट पे एंगल कितना है 0, लेफ्ट पे भी एंगल कितना है 0 और कर्व्ड पे एंगल कितना है 90। ये आपने नोट कर लिया ना अब, ठीक है। तो अब हम लेफ्ट का निकाल लेते हैं फ्लक्स, ठीक है जी। तो हेडिंग क्या देंगे हम अब, फ्लक्स थ्रो लेफ्ट एंड, फ्लक्स थ्रो लेफ्ट एंड। अब राइट और लेफ्ट ये दोनों फ्लैट सरफेसेस हैं बेटा। लेफ्ट पे भी एंगल 0 था ना, तो सेम इस तरह की एज इट इज कैलकुलेशन आ जाएगी। क्या करेंगे जी, फाई ई टू ई डॉट ए, डॉट खत्म किया कॉस थीटा, ठीक है। तो ई ए, लेफ्ट पे एंगल कितना था 0, cos 0 1
तो क्या आ जाएगा ई ए, ठीक है। तो फाई E2, तो ये राइट का फ्लक्स भी कितना आ गया ई ए, लेफ्ट का फ्लक्स भी ई ए। अब कर्व्ड का निकालें नीचे, फ्लक्स थ्रो कर्व्ड सरफेस, जो गुलाई वाली हमने दिखाई थी। अब कर्व्ड सरफेस का बचे फ्लक्स कितना देगा, फाई E3 इज इक्वल टू ई डॉट ए, ठीक है। डॉट खत्म किया तो क्या आ जाएगा ई ए कॉस थीटा, थीटा कितना है 90 कर्व्ड पे, और cos 90 क्या हो जाएगा 0, cos 90 क्या हो जाएगा 0, और किसी भी चीज़ को 0 से ज़रब दें तो आंसर भी क्या आ जाएगा 0, फाई E3। तो ठीक है, तो कर्व्ड का फ्लक्स क्या आ गया 0, लेफ्ट का राइट का। अब बच्चे ज़रा गौर कर लें, आप इसको भी नोट कर लें स्टेप 3 को। अब इनको हम ऐड कर देंगे तो टोटल फ्लक्स आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। पॉज करके नोट कर लें, राइट हैंड का फ्लक्स, लेफ्ट हैंड का फ्लक्स और कर्व्ड सरफेस का फ्लक्स, ठीक है। अब राइट का फ्लक्स क्या है ई ए, लेफ्ट का भी ई ए, कर्व का 0 है। तो इसको हम मिटाते हैं जी, इसको ऐड कर देते हैं बच्चे। तो जो टोटल फ्लक्स हमारे पास आ जाएगा, वीडियो का यही फ़ायदा, आप जहाँ से नोट करना है ना बच्चे, आप उसको पॉज करके भी नोट कर सकते हैं। तो क्या आ जाएगा बेटा, स्टेप 3 को अगर हम फाइनल लिखें, द टोटल फ्लक्स विल बी, टोटल फ्लक्स क्या आ जाएगा बच्चे, फाई ई इज इक्वल टू फाई E1 प्लस फाई E2 प्लस फाई E3, ऐसे ही होगा ना। राइट लेफ्ट कर्व्ड सरफेस, राइट का फ्लक्स कितना था ई ए, लेफ्ट का भी फ्लक्स ई ए और कर्व्ड का 0, तो बचे ई ए प्लस ई ए 2EA, ऐसी था। तो ये हमारे पास टोटल फ्लक्स आ गया जी 2EA, ठीक है बच्चे। स्टेप 3 और स्टेप 4 क्या था, अप्लाई गॉसेस लॉ। अब ये 4 स्टेप आपने याद रखने हैं। स्टेप नंबर 1 क्या था, गॉसियन सरफेस ले ली। स्टेप 2 चार्ज इन क्लोज निकाल लिया हमने, क्यू की वैल्यू क्या आई थी सिग्मा ए। और स्टेप 3 वो जो गॉसियन सरफेस है ना, उसका टोटल फ्लक्स हमने निकाला। गॉसियन सरफेस हमने किस शेप की ली थी, सिलेंडर की। राइट लेफ्ट और कर्व्ड का हमने निकाला। तो स्टेप नंबर 4 क्या जी, अप्लाई गॉसेस लॉ। अप्लाई गॉसेस लॉ जी बच्चे, गॉसेस लॉ आपको याद होगा। तो क्या आएगा जी गॉसेस लॉ, फाई ई इज इक्वल टू 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट टाइम्स मल्टीप्लाई बाय चार्ज इनक्लोज्ड, ठीक है, ये हमने पढ़ा हुआ है। अब बच्चे मैंने आपको याद है कहा था स्टेप 2 और स्टेप 3 का आंसर पुट कर देंगे स्टेप 4 में। तो आप मुझे बताएं कि स्टेप 2 का आंसर क्या था, 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई बाय, स्टेप 2 का आंसर आपने नोट किया होगा सिग्मा ए, ठीक है, ये मैंने निकाल के दिखा भी दिया था। और स्टेप 3 का आंसर क्या आया, टोटल फ्लक्स 2EA, तो 2EA, ठीक है। स्टेप 2 और स्टेप 2 और स्टेप 3 का आंसर पुट कर देंगे स्टेप 4 में। ए से ए कट गया, ए से ए कट जाएगा ना, तो बाकी क्या बचा हमारे पास बचे E इज इक्वल टू 2 डिवाइड मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट। दिस इज योर फाइनल आंसर। दिस इज द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज, सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट। बेटा इसको नोट कर लें, टॉपिक हमारा ख़त्म हो चुका है, बस इसकी वेक्टर फॉर्म बतानी है और 2-3 इंपॉर्टेंट बातें MCQs के लिहाज से वो बतानी है। तो आप ये स्टेप 3 और स्टेप 4 नोट कर लें पॉज करके। ठीक हो गया जी बच्चे। अब इसकी मैं आपको वेक्टर फॉर्म भी बताता हूँ और इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बातें भी बताता हूँ, सही है। सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट मिटा दें, चलें। अब ज़रा अगली बातें ज़रा आप सुने, जो काम की बातें हैं, प्रूव तो आपने कर ली है सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट। अब कुछ MCQs हैं जो मैंने आपको बताने भी है। अब बच्चे ज़रा याद रखें कि इसका आंसर हमारे पास क्या है, E इज इक्वल टू सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट, यही ना। अब MCQs क्या समझाना है, मेरा सवाल ये है कि जब आप एक पॉजिटिव चार्ज लेते हैं, हमने पढ़ा था पॉजिटिव चार्ज से लाइनें कैसी होती हैं जी, आउटवर्ड, कोई एक सिंगल पॉजिटिव चार्ज
उससे लाइनें कैसी होंगी आउटवर्ड। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट सी है, ए बी सी। अब ये मैं एमसीक्यूज करवा रहा हूँ बेटा। वेक्टर फॉर्म इसकी मैं आपको बता देता हूँ, परेशान ना हो। इसकी वेक्टर फॉर्म आपको बताता हूँ, लेकिन उसके साथ ही ना आपने ये ज़रूर समझना है, क्योंकि ये एमडी कैट लेवल पे या बोर्ड लेवल पे इसके एमसीक्यू ज़रूर पूछ लेता है। तो बच्चे ये पॉजिटिव चार्ज से ए बी सी, मुझे बताइए, मैं आपसे सवाल करता हूँ कि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ज़्यादा कहाँ पे होगी। आप कहेंगे सर ऑब्वियसली बात है ए पे, क्योंकि जैसे जैसे हम चार्ज से दूर जाते जाएंगे, ये फार्मूला हमने पढ़ा हुआ है, E = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r²। ये तो कांस्टेंट है। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का डिस्टेंस के साथ ताल्लुक क्या होगा, इनवर्स। डिस्टेंस बढ़ता जाएगा तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी क्या होती जाएगी, कम। ए पे सबसे ज़्यादा है, बी पे उससे कम, सी पे उससे कम, यानी कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड, वीक इलेक्ट्रिक फील्ड, लेस वीक। यानी कि जैसे जैसे आप चार्ज से दूर होते जाएंगे ई की वैल्यू कम होती जाएगी। ये बात आपने पढ़ी हुई है। अच्छा, अब ज़रा जो आज का हमारा टॉपिक है ना, इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज, ज़रा उस पर भी देख लें। ये जो हमने शीट ऑफ चार्ज ली थी आपको याद है, ठीक है। अब मैंने आपको नीट तो करके दिखा दिया काम, लेकिन आप एमसीक्यूज़ की हद तक देखें। ये जो शीट ऑफ चार्ज हमने ली थी, इस शीट से आर डिस्टेंस के ऊपर मैंने आपको कहा था, इस शीट से आर डिस्टेंस के ऊपर एक पॉइंट पी है, याद है आपको। ये मैंने एक सिलेंडर ले लिया था जो उसके अंदर इनक्लोज है, ठीक है। ये सिलेंडर, इस शीट से आर डिस्टेंस के ऊपर ये पॉइंट पी है, जहाँ पे हमने इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की ये वैल्यू फाइंड आउट की, σ/2 एप्सिलॉन नॉट। मेरा सवाल ये है, ये जो मैंने डिस्टेंस लिया था, आप देखें कि इस आर का कोई जिक्र इस फार्मूले में है, बिल्कुल भी नहीं। इसका मतलब ये है कि आप, अब मैं सवाल करूं कि इस पॉइंट पी पे ज़्यादा वैल्यू होगी, इधर वैल्यू ज़्यादा होगी, इधर होगी, दिस पॉइंट ए बी सी। मुझे बताएं जी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू ज़्यादा कहाँ पे होगी। अब बच्चे फिर वही वाला स्टेप लगाते हैं कि चार से दूर होते जा रहे हैं, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की वैल्यू कम होगी। बच्चे ऐसा नहीं है, वो वाला फार्मूला अप्लाई होता है, E = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r² फॉर सिंगल चार्ज। शीट के ऊपर देखें जी, सिंगल चार्ज है, एक से ज़्यादा चार्जेस हैं, तो वो वाला फार्मूला तो हम इधर अप्लाई भी नहीं कर सकते, नंबर 1। नंबर 2, पॉइंट ए पे, बी पे, सी पे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की वैल्यू सेम होगी। आप देखें ना, σ/2 एप्सिलॉन नॉट, इसमें कहीं आर का जिक्र है, बिल्कुल भी नहीं। तो जो ये फार्मूला आपकी बुक में लास्ट पे है, आपने उसके बाद उसके साथ ये ज़रूर लिख लेना है, इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ, ये बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ डिस्टेंस। इट इज़ से मुराद है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी के। इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज के केस में जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी है वो डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड नहीं करती। अब ये बात लॉजिकली तो आप चले समझ रहे हैं, लेकिन सर आप कहेंगे प्रैक्टिकली तो बात समझ आ रही है कि σ/2 एप्सिलॉन नॉट कि इसमें आर का जिक्र ही नहीं है। तो जब डिस्टेंस का जिक्र ही नहीं है, फिर डिस्टेंस पे डिपेंड भी नहीं करेगी। आप जितना मर्जी शीट से दूर जाते जाएं, इधर इधर इधर, शीट से जितना मर्जी दूर चले जाएं, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की वैल्यू सेम ही है, वो नहीं खत्म चेंज होगी। आप पूछेंगे सर क्यों, क्योंकि मैंने कहा था वो सिंगल चार्ज के लिए फार्मूला है, ये सिंगल चार्ज नहीं है। दूसरी बात बच्चे ज़रा देखें, इसका थोड़ा सा मैं आपको लॉजिकली व्यू बताऊं। ये देखें, ये शीट ऑफ चार्ज ही ना, अगर तो मैं इधर खड़ा हूं तो मेरे व्यू में ये वाला चार्ज आ रहा है, ये देखें इधर है डिस्टेंस। जैसे ही मैं इसको ऐसे देखता हूं तो मेरे व्यू में चार्जेस की तादाद भी बढ़ जाएगी। जैसे ही मैं और दूर से इसकी वैल्यू नोट डाउन करता हूं तो ई की वैल्यू सेम क्यों रह रही है, हालांकि डिस्टेंस भी बढ़ रहा है। आपका जो व्यू के अंदर जो चार्ज देखना, अब इधर मुझे चार्ज 1 नज़र आ रहा है, इधर मुझे चार्ज 2 नज़र आ रहे हैं, इधर मुझे 3 नज़र आ रहे हैं। जैसे जैसे मैं दूर जाता जा रहा हूँ डिस्टेंस भी बढ़ रहा है और नंबर ऑफ चार्जेस भी बढ़ रहे हैं। जो आपका नंबर ऑफ चार्जेस है ना, व्यू भी मैं थोड़ा सा लॉजिकली समझा रहा हूँ, क्योंकि जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ रहे हैं, चार्ज 1 नज़र आ रहा है, 2 3 4, चार्जेस की तादाद भी बढ़ती जा रही है। यानी कि आपके देखने का जो व्यू है, उस व्यू के अंदर नंबर ऑफ चार्जेस भी बढ़ते जा रहे हैं। तो यही वजह है कि फार्मूले में भी आर का जिक्र नहीं है, और वैसे भी इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज के केस में जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी है
वो डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड नहीं करती, ए के ऊपर, बी के ऊपर, सी के ऊपर इसकी वैल्यू सेम रहेगी। अच्छा ठीक हो गया, ये बात आपको समझ आ गई। ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, आपने लिख भी लेना है। अच्छा जी, फिर दूसरी बात, मेरा सवाल ये है कि अगर मैं इस शीट पे क्या नेगेटिव चार्ज ले लूँ, यानी कि हमने पॉजिटिव चार्ज लिया था ना, अगर मैं नेगेटिव चार्ज ले लूँ, नेगेटिव चार्ज, तो क्या फार्मूला चेंज हो जाएगा? नहीं, बेशक पॉजिटिव चार्ज है बेशक नेगेटिव चार्ज है, सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का आंसर सेम रहेगा। बस फर्क इतना पड़ेगा कि पहले हमने इधर लिया था ना पॉइंट ए के ऊपर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की वैल्यू आउटवर्ड ई की वैल्यू, बस फर्क इतना पड़ेगा कि इधर जो, अगर मैंने इधर एक पॉइंट लिया ना, ये पॉइंट पी, तो इधर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की वैल्यू फिर इनवर्ट हो जाएगी, यानी कि ये वैल्यू हो जाएगी, सॉरी डायरेक्शन। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो डायरेक्शन आउटवर्ड है, नेगेटिव चार्ज है तो डायरेक्शन इनवर्ड है, किसकी? इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की। लेकिन बेटा याद रखिएगा, बेशक पॉजिटिव चार्ज है बेशक नेगेटिव चार्ज है, जो आपका आंसर है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर विल रिमेन सेम। ये बात भी समझ आ गई एमसीक्यूज के लिहाज से, और ये डिस्टेंस के ऊपर भी डिपेंड नहीं करता। सही है, ये काफ़ी अहम बातें थी जो बतानी ज़रूरी भी थी। तो ये बात आप बच्चे नोट करेंगे कि जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी है वो डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड नहीं करती, ठीक है। और लास्ट में ये इसकी स्केलर फॉर्म है, ये इसकी स्केलर फॉर्म है, और इसकी वेक्टर फॉर्म कैसे लिखेंगे बेटा हम? वेक्टर फॉर्म जी, ई के ऊपर अगर हम एरो डालेंगे ना, ई इज इक्वल टू सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू आर कैप, दिस इज द यूनिट वेक्टर। ये वेक्टर फॉर्म है। जब एरो आएगा तो साथ में, अब बच्चे कहते हैं ये आर डिस्टेंस, बच्चे ये डिस्टेंस नहीं है, ये जो आर के ऊपर कैप है ना, ये यूनिट वेक्टर है। यहां से लेके यहां तक इसकी मैग्नीट्यूड है, ये इसकी मैग्नीट्यूड है, और ये जो आर कैप है ये इसकी क्या है? डायरेक्शन। और मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन मिलके क्या बनाते हैं जी? वेक्टर फॉर्म। सही है, तो जब आर कैप लगाएंगे तो एरो आएगा, जब आर कैप नहीं लगाएंगे तो एरो भी नहीं आएगा। तो ये आर कैप डिस्टेंस नहीं है, ये सिर्फ यूनिट वेक्टर को शो कर रहा है। इस नोट, ये जो डायरेक्शन है ये कहां से कहां होगी? द आर कैप इज द यूनिट वेक्टर नॉर्मल टू द शीट, नॉर्मल टू द शीट डायरेक्टेड अवे फ्रॉम इट, अवे फ्रॉम इट। ये देख लें, इसका मतलब क्या है कि जो पॉजिटिव चार्ज की मदद से हमने देखा था ना कि पॉजिटिव चार्ज की मदद से लाइनें किधर को होंगी? आउटवर्ड। ये जो आर कैप है ना, इसकी डायरेक्शन किधर को होगी? आर कैप इज द, आर कैप कह लें इस साइन को, या आर हैट कह लें। आर कैप इज द यूनिट वेक्टर, ये ऐसा यूनिट वेक्टर है जिसकी डायरेक्शन नॉर्मल कहते हैं 90 डिग्री, 90 डिग्री यानी कि परपेंडिकुलर है। ये एमसीक्यूज आ सकता है बच्चे पेपर में। जो यूनिट वेक्टर है इसकी जो डायरेक्शन है वो 90 डिग्री पे है, नॉर्मल है, किसके? शीट के। ये शीट है, पॉजिटिव से आउटवर्ड। अब देखें, जब आउटवर्ड जा रहे हैं तो शीट के साथ ये यूनिट वेक्टर 90 डिग्री का एंगल नहीं बना रहा है, शीट के साथ। नॉर्मल टू द शीट, अवे है ना, नॉर्मल टू द शीट, डायरेक्टेड अवे यानी कि अवे है, दूर जा रहे हैं हम, अवे दूर जा रहे हैं। अगर नेगेटिव चार्ज होता तो करीब आते हैं, इसके पास आते हैं, फिर अवे नहीं लिखते हम, पॉजिटिव की वजह से अवे का लफ्ज आ रहा है। तो बेटा इसको नोट कर लें जी पॉज करके। तो जी बेटा उम्मीद करते हैं जी आज का लेक्चर नंबर 13 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का गॉसी लॉ की सेकंड एप्लीकेशन आपने ज़रूर नोट की होगी। एक एक बात हमने आपको बताई है बेटा, ज़रूर एक एक चीज़ को नोट किया करें। लेक्चर के हवाले से फीडबैक भी कमेंट सेक्शन में देते रहें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप ज़रूर अच्छे तरीके से लॉन्ग के लिए तैयार कीजिएगा। अल्लाह पाक आप सब बच्चों को कामयाब करे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा जी। अल्लाह हाफिज़।